नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, जो फिजिक्स की श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी कि 2 वीडियो में पूरा फिजिक्स मैंने कंप्लीट कराने की बात कहा था। तो एक वीडियो आपको बता दूं चैनल पे पहले अपलोड, उसमें कितने चैप्टर तक हो चुके हैं आपको बता दूं। उसमें जो है 8 चैप्टर तक, हीट तक पहले अपलोड है। आज हम गति से लेकर, आपको गति से लेकर कहाँ तक आपको बता दूं, विद्युत तक, यानी कि टोटल लगभग 7 चैप्टर इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में पूरा फिजिक्स आपका मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। और इसके बाद जो है आपको, इसके पहले हमने बायोलॉजी का 1 शॉट, पूरे बायोलॉजी को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कराया है। बहुत बेहतरीन नोट, देखिए मैं नोट्स को आपको दिखा देता हूं, कितना रंगीन और कितना आपको समराइज वे में दिया गया है। देखिए कितना आपको सिस्टमेटिक वे में आपको मिल रहा है चीज़ें। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का कौन सा सब चैप्टर है तो बताओ, गति। और गति में पहला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण से गिरती हुई, यानी एक्सेलरेशन से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति आप अपने आप को कैसा, हल्का, लेकिन यही कहा जाए एक समान गति से चल रही लिफ्ट जो है नीचे गिर रही है तो क्या महसूस होगा, तब भी हल्का ही महसूस होगा। ये चीज आपको याद करके रखना। नेक्स्ट है, देखिए, समान चाल से चलती हुई वस्तु, यदि समान चाल से चलती हुई वस्तु तो उसका त्वरण क्या होगा। यदि समान चाल होगा तो त्वरण शून्य। त्वरण मतलब होता है कि हमेशा प्रति सेकंड जो भी एक समान गति से बढ़े उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कि 5 पर सेकंड से बढ़ रही है तो हर सेकंड उसकी स्पीड 5 पर सेकंड बढ़ेगी। 3 सेकंड बाद कहा जाए तो 15 पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ समान चाल से कहा जाए तो उसकी त्वरण क्या होगी, आप बताओगे, शून्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस बिंदु को पेरिजी कहा जाता है। आप बताओ, पृथ्वी जो है के निकट जब होता है कोई उपग्रह तो उसे क्या कहा जाता है, सबसे निकट जब होता है उसे पेरिजी कहा जाता है। पेरिजी, पेरिजी क्या है, जब पृथ्वी के सबसे निकट कोई उपग्रह होता है परिक्रमा के दौरान उसी को पेरिजी कहा जाता है। अब बात करते हैं, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। और वही बात है, कैपलर के प्रथम नियम में क्या बात किया था, कहा गया था कि अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में तक चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा एक फोकस बिंदु पर स्थित है। यानी सूर्य क्या है, किसी की भी चक्कर नहीं लगाता, एक जगह स्थिर है और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताया, कैपलर ने। जबकि कॉपरनिकस ने कहा था कि जो है सूर्य सभी ग्रहों का चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या होता है, आप बताओगे, अधिकतम होता है। ग्रह का वेग अधिकतम होता है। बात करते हैं, देखिए वोलाइनर फॉर्म में आपको बहुत, जब सूर्य के समीप होता है वेग अधिकतम कब होगा, जब सूर्य के समीप होगा कोई ग्रह। अब बात है, सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होगा। यानी कोई ग्रह दूर है तो उसका परिक्रमण काल स्वतः ही कि भाई दूर से चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण काल, उसके परिक्रमण, यानी यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ दूसरा ग्रह, तो आप बताओ परिक्रमा जब करेगा तो बहुत दूरी से करेगा। अब यहाँ कोई ग्रह तो उसको परिक्रमण काल नजदीक ही होगा, छोटा होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात कर सकते हैं, कोई निकट है तो उसका परिक्रमण काल कम होगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति किस प्रकार घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन गति कहलाता है। अब बात करते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो बताओ ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, बताओ, कैपलर ने। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर को आप बताएंगे त्वरण कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जहाजों की गति किसमें, तो आप बताओ नॉट से नापते हैं। वही तोप से छोटे गोले का पथ कैसा होता है, बताओ, परवलयाकार होता है। कैसा, आप बताओगे परवलयाकार। लेकिन न्यूटन की पुस्तक का क्या नाम था, आप बताओगे प्रिंसिपिया था, जिसमें इन्होंने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग क्या होता है, आप बताओगे कम होता है। ग्रह का वेग आप बताओगे कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसी को न्यूटन का तृतीय नियम कहा। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर जो है झटका लगना है, क्या होता है, क्रिया के प्रति, रॉकेट का आगे बढ़ना और रॉकेट के पार्ट का जो है पीछे बढ़ना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। अब आता है, पृथ्वी के पलायन वेग कितना, आप बताओ कि 1.2 मीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग। नहीं, यहाँ पर आपको पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 मीटर, यहाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, 1.2 लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा है। पृथ्वी पर, अच्छा पृथ्वी पर कहा गया है, पृथ्वी पर पलायन वेग। अब बात करते हैं, 25 ग्राम पिंड
के लिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपको याद करके रखना है। 40 या कोई भी आप बताए, कोई भी, तो आप बताओ 11.2। और यहाँ पर भी 11.2 ही आपको याद करके रखना है। अब बात करते हैं, अब केंद्रीय बल के बिना वस्तु के कण वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, अभी केंद्रीय बल का उदाहरण कौन है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल के साथ। कुछ नहीं, जब बल क्या हो, केंद्र की ओर लगे हो। देखिए चौराहा पे ऐसे घूमते तो हम ऐसे किसी पर जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो क्या करें, अंदर की ओर झुक जाते हैं। अंदर की ओर झुकना ही क्या कहलाता है? अब केंद्रीय बल के कारण ही जो है हम मुड़ पाते हैं। अब बात करते हैं कपड़े सुखाने की। अब केंद्रीय बल, जब बल बाहर की लगी हो, आप देखते हैं कपड़ा सुखाने वाली पानी बाहर की ओर दूध की मथनी जो होती है उसमें भी देखिए दूध मक्खन जो है बाहर की ओर छिटकता है। तो जब बल बाहर की लगे हो तो उसे आप केंद्रीय बल, अंदर की ओर लग रहा हो तो आप बताओगे अभी केंद्रीय बल। अब बात करते हैं ड्राई क्लीनर मशीन, सर्कस के मौत के कुएं। देखिए सर्कस में मौत के कुएं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ सर्कस के मौत के कुएं में जो है अभी केंद्रीय बल लगता है, ना कि अब केंद्रीय बल लगता है। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आप बताओ। परवलय तोप से छोटे गोले, ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज गिराए जाने पर बम की गति, और छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति जो है, और बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति कैसी होती है? तो बताओ प्रक्षेप गति होती है। खुद के जगह पे घूम रहा हो और उसके बाद आगे चल भी रहा हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इन सब की चर्चा आपको समझ में होगी इतने सारे उदाहरण के बाद। अब घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना। और देखो लट्टू नाचता है, अपने धुरी पर भी घूमता, घूम घूम के अपना जगह भी बदलता रहता है। और पंखे के ब्लेडों की गति करना, ये सब क्या हो जाएगा? आप बताओगे घूर्णन गति हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम गेंद को छत के नीचे गिराएं तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद को नीचे क्षैतिज दिशा में फेंकें तो दोनों का पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेगी। अलग अलग स्थान से फेंकेंगे लेकिन एक साथ ही गिरेंगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, तोप से छोटे गोलों का गमन तथा पथ को परवलयाकार होगा, परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ जो है परवलयाकार नहीं होगा। ये चीज देखिए, तोप नजदीक में मारी जाती है, जबकि मिसाइलों का परवलयाकार मतलब होता है ऐसे ऐसे करते हुए, लेकिन जाए सीधे ही। आपने देखा होगा कभी गोली छूटती तो ऐसा लग रहा है नाच रही है, थोड़ा सा स्पेस लेके नाचती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, पिंड की अधिकतम परास यानी रेंज प्राप्त, अधिकतम दूरी पर कोई चीज़ फेंकना है तो आपको 45 डिग्री का कोण बनाना, लेकिन आपको अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा कोण पृथ्वी से। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी के बजाय तल की कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए, पृथ्वी के अधिकतम परास क्या होगी? तो बताओ 45 डिग्री। कुछ छोटे कण का फेंकना चाहिए। अब बात है भाला फेंक की, बात कर लेते हैं। भाला फेंक, चक्का फेंक के खिलाड़ी जो है कितने अंश का कोण बनाते हैं? बताओगे 45 अंश। छोटे कणों को फेंकने के लिए 45 अंश, लेकिन वही ऊंचाई पे फेंकने के लिए आप बताओ 90 अंश का कोण बनाना होगा सबसे अधिकतम ऊंचाई के लिए। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु की चाल जो है गतिज ऊर्जा नियत रहता है। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर जो है क्या होती है? आप बताओगे प्रत्येक स्थान पर समान रहती है। अब वही बात करते हैं, ऊर्ध्व वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर भी क्या कहती है? समान नहीं रहती है। ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई वाली और क्षैतिज मतलब नीचे की तरफ होती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त की केंद्र की होती है, यानी कि कोई वृत्ताकार लाता तो वो उसका झुकाव हमेशा किसकी तरफ रहेगा? बताओ केंद्र की तरफ ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा क्या होती है? आप बताओगे स्पर्श रेखीय होती है। अब बताए सापेक्षता का विशेष सिद्धांत के बारे में बात चर्चा कर लेते हैं। के अनुसार किसी भी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध वेग की बढ़ोतरी को साथ, यानी कि वेग क्या होता है? बढ़ता रहता है। इसका मतलब है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों के स्थानांतरीय तथा घूर्णनीय गति दोनों होता है, स्थानांतरित तथा घूर्णन दोनों होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? तो आप बताओगे बल है, गति हमने देख लिया यानी मोशन, और उसके बाद हम क्या देखेंगे? बल देखेंगे।
सेकेंड चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, बल यानी फोर्स। वैसे आप जानते हैं न्यूटन की गति की प्रथम नियम से क्या मिलता है, तो बताओ बल की परिभाषा मिलता है। और वहीं आप बता दें बल का सूत्र जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से मिलता है। देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, बल का व्यंजक। अब बल का व्यंजक क्या है, F बराबर m। F ही लिखा है यहाँ पर, आपको F ही केवल याद करना है, F फादर बराबर माँ याद कर लीजिए। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m में होता है, यानी बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बलों के प्रकार कौन से, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। चारों प्रकार के बलों को हम चर्चा कर लेते हैं। पहला आप क्या है, आप बताओगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा क्या नाभिकीय या नाभिकीय बल को प्रबल बल के नाम से जानता है। और तीसरा चौथा क्या बताओ, दुर्बल बल। तो बल कितने प्रकार आप बताओगे, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और उसके बाद दुर्बल बल। बल के प्रकार आप बताओगे 4। अब बात करते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर या क्षीण बल है, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। ये दोनों क्वेश्चन आपको रट लेना है। सबसे दुर्बल बल कौन है, आप बताओ गुरुत्वीय बल। लेकिन सबसे जो है मजबूत बल है, प्रबल बल कौन है, तो बताओ नाभिकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्व अब यदि 1 किलोग्राम के 2 पिंड को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य जो है 6.67 गुणे 10 के घात 41 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव हम क्या है, नहीं कर पाते हैं। बहुत कम होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे जो है कमजोर बल कहा जाता है। अब बात करते हैं गुरुत्व बल। पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसी को गुरुत्व बल कहा जाता है। उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। जो जिससे आकर्षित करती है उसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल, ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है। परास अधिक होती है, इनकी परास क्या होती है, यानी रेंज बहुत अधिक होती है। किसकी, आप बताओ, विद्युत चुंबकीय बल की। प्रबल बल या नाभिकीय बल की चले, इसकी अधोलग परास देते 10 के घात 15 मीटर की कोटि बल होती है। इससे प्रबल बल के नाम से जाना जाता है। दुर्बल बल अत्यंत लघु परास वाला अधिक सबसे कम रेंज वाले बल को बोलते हैं दुर्बल बल के नाम से। अब बात करते हैं घर्षण बल। रोड पे गाड़ियां चलती हैं, ये घर्षण बल की ही देन है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा की क्या होती है, आप बताओगे, विपरीत होती है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ये चीज याद करके रखना है। क्या कहा, घर्षण बल संपर्क आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। बात करते हैं घर्षण बल के लाभ क्या है। घर्षण बल के कारण ही गाड़ियां चल सकती हैं। घर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी पर सतह पर चलते दौड़ते सीधा खड़ा होना संभव है। जहां पर देखो चिकना सतह होता है, हम सड़क के गिर जाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही जो है माचिस की तीली जल जाती है। बात करते हैं गाड़ियों के ब्रेक जो है घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। घर्षण बल की हानि क्या होती है, आप बता दूं। टायर घिस जाते हैं, जो घर्षण बल के कारण ही टायर घिसते हैं। जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। लेकिन भाई घर्षण बल नहीं होगा तो चलोगे कैसे, तो थोड़ा बहुत तो डेमेरिट्स होंगे। स्नेह क्या का प्रयोग, स्नेह क्या है, तेल ग्रीस आदि का प्रयोग बाल बेयरिंग में प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। अब बात करें पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। अब देखा जो गोटी बनाई जाती है टायरों में कि फिसले ना, वो घर्षण बल को ही मेंटेन है। अब उत्तोलक यानी लीवर की बात कर लेते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे चिमटा, घिरनी, चिमटा देखो घिरनी और सरौता। आप बात करते हैं कैंची, प्लास, साइकिल, ब्रेक, टंडी, तराजू, हैंडपंप, ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब बात करते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने मशीन, कूड़ादान, पहिया, कब्जे वाली, तो दरवाजा, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक हैं। अब बात करते हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब क्या है, आप बताओगे तृतीय। आप इनको कि उत्तोलक हम फिर से एक चित्र के द्वारा देख लेते हैं। उत्तोलक क्या है, एक साधारण मशीन है जो दंड से मिलकर बना होता है एवं स्वयं एक बिंदु या घूर्णन करने में सक्षम होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा है।
कौन भार, शक्ति और आलम के संबंधों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तीनों प्रकार आप देखिए, प्रथम उत्तोलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने दिखाया भी कौन कौन से आते हैं, लेकिन क्या क्या उसमें कैसे कैसे पहचानेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मैं इसको चित्र के द्वारा, देखिए बीच में क्या है, आयाम में पीछे भार लगता है। कैंची में आप देखो पीछे भार लगता है, घिरनी कहाँ लगेगी, जहाँ आयाम किसे कहते हैं, तो जहाँ घिरनी लगी होती है। अब वो कैंची में घिरनी कहाँ लगी होती है, बीच में लगी होती है। और आगे जैसे आप कैंची में कपड़ा लगाते हो तो कपड़ा कहाँ आगे लगाते हो तो भार ये हो गया, और शक्ति यहाँ से पीछे लगाते हो। अभी मैं कैंची दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। उदाहरण के तौर पर देखिए, कैंची है, झूला है, नाव है, एक पतवार है, गुलेल है, आप इन सबको समझ सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं चित्र दिखाऊंगा तो आपको आसानी समझ में आएगी कैंची वगैरह वाला। अब देखिए नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं, भार, शक्ति, आलम के बीच होता है। भार किसके, शक्ति और आलम। देखिए भार किसके किसके बीच होता है, तो बताओगे शक्ति और आलम आयाम के बीच होता है। अब बात कर, देखिए भार, अब ये देखो कूड़े वाली गाड़ी है, यहाँ पर भार लादा जाता है, और आयाम जहाँ पर घिरनी जहाँ पर घूमता है, देखिए टायर आगे लगा तो घूमेगा यहीं पर, और शक्ति यहाँ से जो है कूड़े ले जाने वाले व्यक्ति यहाँ हत्था पकड़ के आगे लेके जाता है। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। आप देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए क्या है, भार जो है क्या गया, शक्ति आलम, शक्ति जो है आलम और भार के बीच होता है। यहाँ बीच में शक्ति होता है, और आप इसमें देखिए चिमटा में आप देखिए बीच में आप बल लगाते हो, और भार जो होता है क्या आप बताओगे आगे, जबकि घिरनी कहाँ होती घूमने वाली, आप बताओगे। देखिए चिमटे में आप घिरनी लास्ट में होती है। अब मैं चित्र को आपको सामने ला रहा हूँ, जी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बीच में क्या होती है, इसमें घिरनी लगी होती है, और ये क्या है आप बताओगे, यहाँ पर बल लगाते हैं, इसे शक्ति कहा जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, भार होता है। जहाँ पर आप बताओगे क्या होता है, बताओगे बीच में घिरनी होती है, इसे बोलते हो आलम। जहाँ आलम तो इसे क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब इसी प्रकार आपने ढेर सारे एग्जाम्पल वहाँ पर देखे, तो इसी प्रकार आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है एनर्जी का है। अभी आपने जो है बल देखा है एनर्जी के चैप्टर से, तो देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप बताओगे उसकी ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक प्रकार की किस प्रकार की राशि, आप बताओगे सदिश राशि। और ऊर्जा किस प्रकार की, आप बताएंगे अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, बताओगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब वहीं तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा की गई जल में ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी भी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा, ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा। देखिए जैसे ऊंचाई से गिरता है बहुत तेज स्पीड से जो आता है, तो इसमें सब में कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक गतिमान गोली में, गतिमान वाहन में, चलते हुए थोड़े में, बहते हुए जल में, बहती हुई हवा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, आप बताओगे। इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। बता दें ऊर्जा संरक्षण के नियम को देख लेते हैं प्यारे साथियों। ऊर्जा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा ना तो क्या निर्माण की जा सकती है, ना ही विनाश की जाती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित ही किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करते हैं। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया था। उनका सूत्र क्या था, E बराबर mc²। ई का मतलब क्या था, ऊर्जा, यम का मतलब क्या है, द्रव्यमान, और सी का मतलब क्या था, प्रकाश का वेग। अब ये सिद्धांत किसने दिया था, आप बताओगे। आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर, आप बताओ। ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ होता है, बताओ भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी तल पर ऊपर से नीचे जाने पर गुरुत्व का मान क्या होता है, घटता है। ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता ही है। अब बात करते हैं, पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बदल जाता है। वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, बताओगे। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम या न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं, तो बताओ गुरुत्वीय त्वरण आकार, रूप, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले ले, या तो आप लिखना चाहें तो लिख ले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखने जा रहे हैं, तो आप बताओगे भार यानी वेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहें। अब भार क्या होता है आप बात जान लें। पृथ्वी की पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं, तो बताओगे ध्रुवों पर होते हैं। जहाँ गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिक होता है वहीं भार भी अधिक होता है। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम आप बताओगे भूमध्य रेखा पर होता है। कृत्रिम उपग्रह में भार स्थिरता की स्थिति बनी रहती है। अब बात करते हैं चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है, तो बताओ छठवां भाग हो, यानी कि यहाँ पर आप 60 किलो कहे तो चंद्रमा पे जाके आप 10 केजी के ही हो जाओगे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम है। अब बात करते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तु का भार क्या होती है, वृद्धि होगी। अब बात है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर वस्तुओं के ध्रुवों पर अतिरिक्त हर स्थान पर वस्तुओं का भार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि कहा जाए पृथ्वी के घूर्णन की गति जब बढ़ जाए तो वस्तुओं का भार जो है कहाँ पर, ध्रुवों के अतिरिक्त हर जगह जो है कमी ही हो जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक जगह पर वस्तुओं की भार क्या होगी, वृद्धि होगी। तीनों को आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। पृथ्वी का भार का मान अंश के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है हमेशा जो है। जैसे आप किसी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहीं पर जाएंगे तो परिवर्तित होता रहेगा। लिफ्ट के ऊपर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, आभासी भार बढ़ जाता है, और वहीं नीचे जाने पर क्या होता है आप बताओगे, घट जाता है। देखिए नीचे जाने पर क्या है, घट जाता है या कम हो जाता है। दुर्घटनावश लिफ्ट की जो है वो जंजीर टूट जाए तो भारहीनता महसूस होता है, यानी कि अपने आप को सोच जैसे लगता है कि हमारा कोई भार ही नहीं है। अब बात करते हैं लिफ्ट एक समान से चाल ऊपर या नीचे जाती है तो वस्तु की आभासी भार क्या होती है, एक समान चाल की तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जंग लगने पर लोहे में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार। अब सरल लोलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं कर सकती है। लोलक घड़ियाँ कहाँ पर, तो कृत्रिम उपग्रह में कार्य नहीं कर सकती है। आवर्त काल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्त काल का मान क्या होता है बताओगे, बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्त काल क्या होता है बताओ, अनंत होता है। अब बात करें कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही गर्मियों में लोलक की घड़ियां सुस्त हो जाती क्योंकि गर्मी कारण से उनकी तार में वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में लोलक की घड़ियां क्या होती हैं, तेज चलने लगती क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है आप बताओगे, घट जाती है। उस समय बढ़ जाएगी तो इसलिए जो है घोड़े कम समय को बताने लगती है। और वही बात करते हैं सर्दियों में लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, इसीलिए घट जाता है। घड़ियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाता है, गर्मियों में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। दोनों को याद करके रखना है। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक होगा कौन सा, आप बताओगे। भार के बाद आता है पदार्थ के गुण। रहा है कि पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण में हम पहले क्या देखेंगे, आप बताओ डेंसिटी यानी घनत्व। देखिए द्रव्यमान की प्रति एकांक आयतन को क्या कहा जाता है आप बताओगे, घनत्व कहा जाता है। अब घनत्व किसका, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपान आयतन होता है। आगे बात करते हैं। सब चीज़ों को बहुत फास्ट रिवाइज करना क्योंकि पूरे एक वीडियो में आपको पूरा जो है फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। अब बात होती है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किसका, घनत्व का मात्रक है। अब बात करते हैं अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वस्तु का घनत्व जब अपान 4 डिग्री सेल्सियस में जल का घनत्व को ही क्या कहा जाता है, अपेक्षिक घनत्व का। लेकिन इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये चीज़ें आपको कंसीडर करके देखिए, कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या है आप बताओगे, अनुपात है यानी रेशियो है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं। अपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र से नापा जाता है आप बताओगे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। वहीं दूध की शुद्धता को किससे, लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। जबकि लोहे के घनत्व को क्या है, लोहे का घनत्व जल के घनत्व क्या होता है बताओगे, अधिक होता है। देखिए कहा गया है कि लोहे का घनत्व क्या है, जल के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए पानी में क्या है, लोहा डूब जाता है। लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है, इसीलिए पारे पे क्या होता है, लोहा तैरता रहता है। देखिए इसमें किसका डिस्क्रिप्शन, किंतु पारे में तैरता रहता है। क्या रीजन है, जिसका घनत्व कम होगा वही ऊपर तैरेगा और जिसका घनत्व अधिक होगा वो पानी के या उस तरल के नीचे चला जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि न्यूनतम जबकि आयतन क्या होता है उस समय, जब भी घनत्व
उच्चतम होगा तो आयतन निम्नतम होगा। हमेशा इनके बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब बात करते हैं, किसी बर्फ बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ तैर रही, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन के जल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पहले के समान रहता है, क्योंकि वो अपना स्थान पहले ही घेर लेता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए बर्फ तैरता रहता है। जिसका भी घनत्व कम होगा वही तैरेगा, इसलिए बर्फ जो है जल पे तैरती रहती है, जबकि बर्फ बर्फ जल में तैरती रहती है। और बर्फ जल में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग क्या होता है। यदि कहा जाए कि बर्फ जब तैरता है उसका कितना भाग आप बताओगे ऊपर रहता है, तो आप बताओगे 1/10वां भाग रहता है, यानी कह सकते हो 10वां भाग रहता है। समुद्री जल का घनत्व जो है साधारण जल से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। अब यही घनत्व के बारे में आगे चर्चा करते हैं। स्वर्ण जो होता है, सोना पारे में डूब जाता है, क्योंकि सोने का घनत्व जो है पारे के घनत्व से अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूबेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। इसको आपको गांठ मार लेना है। ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व यानी कि 22.61 ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, इसलिए वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। क्यों? क्योंकि उसका ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी कारण से अब बात करते हैं, जब नाव समुद्र में जाती है तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि विपरीत जबकि कोई नाव समुद्र की नदी में जाती है तो थोड़ा सा दब जाती है। क्या रीजन है? समुद्र में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दाब के बारे में। बात करते हैं पदार्थ के गुण क्या क्या है। दाब भी है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इसका एक सही मात्रक क्या होता है, आप बताओगे न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, तथा इसका एक और मात्रक भी है, पास्कल भी है, इसी को पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। एक पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि एक बार और दाब का मात्रक भी क्या होता है, बार भी होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक एक चीज आपको याद करके रखना प्यारे साथियों। रेल की पटरियां चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती हैं, जिससे रेलगाड़ी की भार के कारण दाब कम हो जाए। अब बात करते हैं द्रव चालित प्रेस यानी द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित द्वार इत्यादि पास्कल सिद्धांत पर चला जाते हैं। जहां पर प्रेशर के द्वारा खुलता है कोई चीज, वहां पर क्या पास्कल का सिद्धांत ही लगेगा। वायुमंडलीय दाब का मात्रक के बारे में बात करेंगे, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ है कि आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठता है तो इसका मतलब क्या है, मौसम साफ होगा। क्योंकि सूर्य देखिए धीरे धीरे ऊपर उठता है दिखाई दे, तो ऐसे याद करें, धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तो इसका मतलब क्या होता है, मौसम साफ होगा। अब बात करते हैं धीरे धीरे यदि नीचे गिरे तो इसका मतलब होगा पानी बरसने की संभावना होगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, आप बताओगे अधिक होता है, तभी वो जिंदा रहता, नहीं तो यदि कम हो जाए तुरंत फूट जाएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, तथा वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही उससे बहने लगता है। ये सब क्या होता है, जब भी वायुमंडलीय दाब कम होगा। अब बताइए वायुमंडलीय दाब कम होने से आप जानते हैं जब पहाड़ों पे खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई, बहुत देर पकने में लग जाता है। अब दाब का प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। दाब के प्रभाव क्या है, पिघलने पर पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, उस पर दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बात कहा कि जब पिघलने पर आयतन बढ़ेगा तभी क्या है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी। अब बात करते हैं जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए संकुचित है, वहां पर क्या होते थे, पिघलने पर फैल जाते थे, उन पे क्या होता था बताओ, उनका गलनांक अधिक होता था। अब बात करते हैं क्वथनांक। दाब का मान बढ़ने पर सामान्यतः सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने प्रेशर को ऊपर इसी सिद्धांत पे बढ़ करता है कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाता है, इसीलिए क्वथनांक उसकी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। बात करते हैं किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई कल्पित रेखा की एक ओर एकांक लंबाई तथा लंबवत तथा पृष्ठ के तल के कार्य करता है। अब बात करते हैं
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? आप बताएंगे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आप बताएंगे न्यूटन प्रति मीटर। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? आप बताओगे गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर क्या तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई क्या होती है? तैरती ही है। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक, आपको याद कर लेना क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। और पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की बूंदें क्या होती? गोल होती हैं। और यही देखिए लोहे की सुई जल पर तैरती है, भी आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, जल को गर्म करने पर तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर जल के पृष्ठ का तनाव कम किया जा सकता है और कपड़े भी आसानी से साफ हो जाते हैं। पृष्ठ तनाव मतलब कि उनके बीच गैप ज़्यादा हो जाता है। अब बात तनाव कम हो जाता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताएंगे घट जाता है। क्या कहा गया? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताओगे घट जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। देखिए नमक मिलाने पर क्या होता है? किस चीज़ का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। वहीं जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया, जब कहते हैं कि तालाब वगैरह में मच्छर बढ़ जाते हैं तो मच्छर के लार्वा को मारने के लिए क्या किया जाता है? इसी मिट्टी के तेल को छिड़क दिया जाता है कि उसके लार्वा मच्छर में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। देखिए इसमें इसको कहा भी गया है, डूबकर मर जाते हैं। अब श्यानता की बात कर लेते हैं। ताप का मान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। किसी भी आपको देखो उसको गर्म करते हो तो हल्का हो जाता है, यानी जितने गाढ़ा होगा कोई चीज़ उसकी श्यानता अधिक होगी, जैसे आप कहते हैं शहद। अब बात करते हैं, ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है? बताओ बढ़ जाती है। द्रव की श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। ससंजक बल के कारण ही श्यानता होती है। जल और वायु में जल की श्यानता क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि जल देखो आसानी से कहीं चिपक जाता है जबकि वायु देखो उड़ जाता है। अब बात करते हैं, शहद और जल में से शहद की श्यानता अधिक, जो गाढ़ा होगा आप बताओगे उसी की श्यानता अधिक होगी। अब बताइए गाढ़े एवं पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की श्यानता क्या होती है? श्यानता क्या? अभी देखिए आप शहद गिराएं तो बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जल की गिराएं तो दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब गाढ़ेपन को ही श्यानता कहते हैं। सामान्यतः श्यानता का अर्थ देखिए क्या होता है? बताओगे गाढ़ापन ही होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल केशकत्व के कारण क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। केशकत्व का कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ससंजक बल तथा असंजक बल की बात करते हैं। ससंजक बल का अर्थ एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? बताओगे ससंजक बल। अब जल के अणुओं के मध्य लगता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ससंजक बल ठोस पदार्थों में क्या होता है? आप बताओगे अधिकतम होता है। ससंजक बल ठोस पदार्थों में अधिकतम। पृष्ठ तनाव का कारण जो है ससंजक बलों, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? ससंजक बलों के अधिक के कारण ही होता है। अब बात करते हैं असंजक बल क्या होता है? दो भिन्न पदार्थों में समान पदार्थों में जो गुण होता है वही क्या कहते हैं? आप बताओ ससंजक बल। लेकिन दो भिन्न पदार्थों की वजह से आप देखिए श्यामपट्ट यानी व्हाइट बोर्ड पर आप मार्कर से लिखते हैं, मार्कर से लिखा जाता है वो असंजक बल, यानी विभिन्न पदार्थों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे असंजक बल कहा जाता है। जैसे कागज में गोंद या कह सकते हो कागज, ये इससे आप व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाना। अब बात ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते उनमें असंजक बल का मान जो है ससंजक बल से कम होता है। जैसे पारा, कांच, दीवार को गीला नहीं कर सकता है, उसमें क्या होता है? बताओगे असंजक बल का मान क्या होता है? कम होता है। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवार को गीला कर देते हैं उसमें असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है? अधिक होता है। जैसे जल कांच के तल को गीला करता है। अब बात करें चाक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना क्या है? असंजक बल के कारण ही संभव है। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अणुओं की उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होना ही विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे बात करते हैं इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं के विसरण के कारण होता है। द्रव विसरण
गैस की अपेक्षा धीमी गति से होती है तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति से। सबसे अधिक किसमें स्थानांतरण होता है बताओ? गैसें में सबसे कम होता है, ठोसों में। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उत्प्लावक बल के कारण ऐसा संभव होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यानी कि जितना वो डूबती है इसका मतलब उतना ही वो जल हटा रही है। इस नियम में बहुत उपयोग है, जैसे जलयानों पनडुब्बी डिजाइन बनाने के काम आता है। जीवन रक्षक भट्टी, लैक्टोमीटर यानी दुग्ध मापी, हाइड्रोमीटर, इन सब का जो है इसी आधारित है। आप देखते डूबता नहीं, आपने लैक्टोमीटर डालने में डूबता नहीं। और कहते हैं कि हवाई जहाज इसी कारण से जो है पानी में चलना संभव है। अब देखिए तरल में डूबी हुई वस्तु के दो बल कार्य करते हैं। वस्तु के भार नीचे की ओर एवं उत्प्लावक बल ऊपर की ओर। उत्प्लावक मतलब होता है ऊपर, उत्प्लावक ऊपर की ओर काम करता है, जबकि वस्तु का भार जो है नीचे की ओर ले जाता है। लेकिन उत्प्लावक बल क्या करता है? उस वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है। आपने बाल्टी डाला होगा तो बाल्टी वजन के अनुसार थोड़ा नीचे जाती है, लेकिन उत्प्लावक बल उसे ऊपर फेंकता रहता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। कब? यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है तो क्या हो जाएगी? वस्तु डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु ऊपर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। डूबी हुई अवस्था में, डूबी तो नहीं, वो तैरती रहेगी। ये चीज़ याद करके रखना है। अब बात करते हैं, यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर जो है निकल जाएगा और वस्तु तैरती रहेगी। अब देखिए इस चैप्टर पदार्थ के गुण के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। आपका रहेगा चुंबकत्व। चुंबकत्व के बाद विद्युत, उसके बाद 15 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं चुंबकत्व के बारे में। चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। दोनों सिरे पर चुंबकत्व, लेकिन जीरो, आप कहते हैं चुंबक के बीच में जो है चुंबकत्व जीरो होता है, जबकि दोनों सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक के पकड़ने के गुण सर्वाधिक होते हैं। अब बात करते हैं चुंबक किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो चुंबक लोहा, निकिल, लोहा, इस्पात और कोबाल्ट के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। और निकिल कृत्रिम, कहता कुछ पदार्थों में कृत्रिम विद्युत विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। उसमें लोहा भी है, इस्पात भी है, कोबाल्ट भी है और निकिल भी जो है, इससे भी लोहा बनाया जा सकता है। अब बताते हैं दोनों ध्रुव पर चुंबकत्व ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के किनारे दोनों ध्रुवों को चुंबकत्व ध्रुव कहा जाता है, जबकि चुंबक के मध्य स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है। देखिए इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। यदि चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उसकी दिशा सदैव उत्तर दक्षिणी होगी। ये चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं। आप बताओगे अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। वहीं अस्थायी चुंबक नर्म लोहे, जबकि परमानेंट चुंबक के स्थायी चुंबक किसके? इस्पात या फौलाद या स्टील कहा जाता है इसी को। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है किसके बनाए जाते हैं? आप बताओगे नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात, एक लंबी धारावाही क्या कहलाती है? प्रणालिका कहलाती है। और वही चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या? अब बताओ गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है। प्लैटिनम, सोडियम, लास्ट में माँ लग जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ और लगभग सब में जो है यम या माँ लग जाए तो आप बताओगे वहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ हो। लेकिन इसमें ऑक्सीजन को आपको याद, यानी कि जो जिसमें विद्युतशीलता कम होती है उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, तीनों क्या है? बताओ। लौह चुंबकीय जो लोहा को बहुत आसानी से पकड़ते हैं। वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप जानते हैं जो लोहा को तनिक भी आकर्षित ना करें। चांदी, सोना और जिंक, जल और हाइड्रोजन क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या क्या होता है? टेस्ला होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चुंबकत्व के बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? आप बताओगे विद्युत आ जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत की। किसी परिपथ के आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आप बताएंगे विद्युत धारा कहा जाता है। इसका विद्युत धारा का मात्रक आप क्या बताएंगे? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ के 1 एम्पियर की धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात कितना? 16 होगी। धारा 2 प्रकार की होती है, तो दोनों प्रकार की जान लेते हैं। धारा कौन सी? 2 प्रकार, दृष्ट धारा यानी AC और DC और प्रत्यावर्ती धारा यानी AC। 2 प्रकार की दोनों धाराओं के बारे में आप जान लेते हैं। ये एक ही धारा में
यानी कि एक सीधी दिशा में करती, जबकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे एक बार जो है अप एक बार डाउन करती है। आप कभी करंट मारता होगा तो देखिए झटके फेंक देता है, इसी कारण से यह धारा परिणाम तथा दिशा के समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो प्लाटिंग का मतलब क्या है। विद्युत लेपन का, जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड, और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है, जिस पर चढ़ा, देखिए यहाँ जिस पर चढ़ानी हो, जिसकी चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। इस क्रिया को में प्रायः सोना, चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः तांबा ही प्रयोग, क्योंकि ये दोनों धातुएं बहुत महंगी हैं। विद्युत धारा एक प्रकार का क्या है अब बताऊंगे, अदित राशि है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। कौन? ट्रांसफार्मर। एसी को, देखिए एसी को निम्न एसी को उच्च एसी और उच्च एसी को निम्न में बदल देता है। इसका ट्रांसफर का काम है उपचाई अपचाई करना। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक या कुचालक कहा जाता है। जिसमें विद्युत नहीं चल सकती उसे कुचालक कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध क्या होता है आप बताएंगे, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध होता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर भी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है। अब बात करते हैं हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। जबकि ट्रांसफार्मर केवल किसमें, एसी वोल्टेज के लिए काम किया था। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करता हूँ। अब बात करते हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल एनोड का कार्य जो है कार्बन की क्षण करता है। जो शुष्क सेल में एनोड का सेल किसके रूप का बताओ, कार्बन का क्षण का प्रयोग किया था। जबकि शुष्क सेल एक प्रकार का क्या होता है बताओ, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या बताएं, प्राथमिक सेल। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आज किस क्रम में आप बताओ, घरों में लगे, और रोड लाइट वगैरह जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। फ्यूज तार जो है गलनांक कम होता है, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी गल प्रतिरोध आप बताएंगे उच्च होता है, जल्दी ही वो गल जाता है। आप देखते होंगे कि फ्यूज तार जैसे लाइट ज़्यादा आती है तुरंत गल जाता है, इसीलिए उसका गलनांक कम, लेकिन प्रतिरोध रोक रखने की क्षमता अधिक होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आप बताओ दिष्टकारी द्वारा बदला जानते हैं, रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है एसी को डीसी में। अब आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताओगे, अनंत होता है। और घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा का 50 हर्ट्ज में मापी, 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत प्रेस का तार किसका आप बताओगे, नाइक्रोम का। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी चर्चा भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है। यदि 1000 वाट के विद्युत बल्ब 1 घंटा जलाया जाए तो 1 यूनिट बल्ब खर्च होगी, ये चीज़ याद करके रखना है। विद्युत सेल के कैथोड का इसके तो बताओ जस्ते का होता है। अब बताओ तड़ित चालक के तांबे का, तड़ित चालक किसका बना होता है बताओगे, तांबे का बना होता है। वही फ्यूज तार जो है किसकी, तांबे, टिन तथा शीशे के मिश्रण का बना होता है फ्यूज तार। अब नष्ट है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट कितने जूल के, 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहा जाता है, यानी कि विद्युत जिसमें आसानी से चल सकती है उसे चालक कहा जा सकता है। चालक पदार्थों का उदाहरण क्या है, धातुएं, अम्ल, क्षार, लवण, जलीय विलयन एवं मानव शरीर में क्या है विद्युत आसानी से चल सकती है। अचालक पदार्थ कौन कौन से, जैसे रबर हो गया, कागज हो गया, लकड़ी या भ्रक, और शुद्ध जल में विद्युत कभी भी नहीं चल सकती। शुद्ध जल आपको याद करना, उसमें भी विद्युत नहीं चल सकती है। अब आते पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता एवं अचालक दोनों पदार्थ के बीच की होती है उसे अर्धचालक, यानी अचालक भी होता है और चालक भी होता है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है आप बताओगे, अर्धचालक के रूप में काम करते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घट जाती है। अब बात करते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किसका बताओ, टंगस्टन का बना होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति कार्य करता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है बताओगे, आकर्षण बल होता है। वही बात करते हैं समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो इसका उत्तर का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है बताओगे, कम होता है। वही विद्युत लेपन के लिए दृष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, यानी क्या दृष्ट धारा क्या आता है बताओगे, डीसी का प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन के लिए। अब वही बात करते हैं फ्यूज के परिपथ किस क्रम में लगे होते हैं, फ्यूज किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो बताओ श्रेणी क्रम में विद्युत को जोड़ने की दो होती है, एक श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। और जितने घर में जो है सामान्य चीज़ें यूज होती हैं
बल्ब, पंखा, ये सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबलाइट के पारे और आर्गन की वाष्प भरी होती है, जबकि बिजली की खपत को हम किस में वाटेज में पर मापा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।